अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका टॉपिक है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इस चैप्टर के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसी के बायोलॉजिकल मेथड के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हासिल हो सके। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर अगर हम चैप्टर 2 में देखें तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो बतानी है वो है साइंस। साइंस क्या होती है ये हमें पता है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी जो होती है किसी भी नेचर के बारे में, उस सिस्टमैटिक स्टडी को हम पढ़ने को कहते हैं साइंस। साइंस के अंदर जो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जो साइंस की बात कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड बनाया जाता है कि इस बायोलॉजिकल मेथड यानी बायो यानी लाइफ से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोच करें। तो इसको अप्रोच करने के लिए हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड का यहाँ पे चार्ट भी बना हुआ है। तो हम पढ़ते हैं आगे कि बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म। कि बायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ कंसर्न कर रही है स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स के साथ और ऑर्गेनिजम्स के साथ। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस चीज़ को पढ़ने के लिए क्या चीज़ इस चैप्टर में बताई जा रही है। तो हमें यहाँ ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज by formulating a question, collecting data about it through observation and experiment and testing a hypothetical answer। यानी हम पहले एडवांस करें कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़ जिसे आप अपने दिमाग के अंदर फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग फिर डेटा कलेक्ट करें, यानी क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है किसी भी चीज़ का, हमने उसको देखा कि इसके केसेस हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं, फिर हमने उसके रिगार्डिंग 2-3 हॉस्पिटल्स में जाके डेटा कलेक्ट किए कि क्या दूसरे हॉस्पिटल्स में भी आजकल यही वायरल डिजीज़ चली हुई है, यही बीमारी आ रही है। फिर उस पर हमने अपनी ऑब्जर्वेशन करना शुरू की कि आ रही है कि नहीं आ रही, यानी सारे पेशेंट्स में एक जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट की, फिर हमने उस पर एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये बात पता चली कि क्या जो हमने सोचा था, जो हमारा हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस इज़ योर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग विच इज़ लाई इन योर माइंड, यानी जो चीज़ आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कैसा होना चाहिए। तो आपको पता चला कि आपका मफरूज़ा किस हद तक सही था, आप किस हद तक सही थे, यानी आपने जो चीज़ सोची थी, आपने उस पर ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट की, आपको पता चला कि जो मैं कह रहा था या कह रही थी वो बात सही थी या नहीं। तो ये पूरी चीज़ कहलाती है एक बायोलॉजिकल मेथड, जिसे हमारे एग्ज़ाम में क्लास 9th के बोर्ड में पूछा जाता है, सिंध बोर्ड में, कि द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ बायोलॉजिकल मेथड। तो आपको ये वाला चार्ट भी पता होना चाहिए, शॉर्ट डेफिनेशंस भी इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट वाइज पता होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे से ये चार्ट भी ड्रॉ करके आएँ और इसकी हेडिंग वाइज आंसर राइट डाउन करके आएँ। तो आपको इसको शॉर्टली भी याद करना है, जैसे कि मैं अभी आपको लेक्चर के एंड में बताऊँगी कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस चार्ट की, जिसके अंदर आपको बताया हुआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मैंने आपको अभी समझाया कि बायो मीन्स लाइफ, लाइफ लिविंग थिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करना, एक प्रीवियस नॉलेज देखते हुए कि ये चीज़ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या बन सकती है इस मामले में, फिर उस पर हाइपोथेसिस करना। हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है। अब ये सारे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि डेटा कलेक्शन कैसे होती है, डेटा एनालाइज किस तरह किया जाता है, इन सारे टॉपिक्स को हम आगे फॉर फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, डिटेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे जो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बुक के अंदर ली है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जिस केस को इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके एक केस पे काम किया है वो है मलेरियल पेशेंट, यानी मलेरिया की एग्जाम्पल लेते हुए पूरा चैप्टर डिफ़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम मलेरिया को ही अपने माइंड में फोकस करके इस चैप्टर की जो भी बेसिक नॉलेज है उसे हासिल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें ये एग्जाम्पल दी गई है कि हमें कहा जा रहा है कि
मलेरिया जो है वो किस तरह से होता है, तो अगर हम प्रीवियस पास्ट स्टडीज़ में देखें तो यहाँ पे लिखा है कि प्रीवियसली कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन, यानी लोग नहीं जानते थे कि मलेरिया की क्या वजह है, किस वजह से किसी को तेज़ बुखार होता है तो वो मलेरिया हो जाता है। लेकिन नाउ अब हमें ये बात अपनी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, पूरे एक बायोलॉजिकल मेथड से गुजरने के बाद साइंटिस्ट बता चुके हैं कि मलेरिया किस चीज़ से हो रहा है। तो मलेरिया का जो वर्ड है वो उन्होंने बताया कि मलेरिया का वर्ड है कि ये कॉज होता है बैड एयर से। अब बैड एयर का वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है जिसके अंदर मैला मीन्स क्या है, बैड, एंड एरिया मीन्स है एयर। तो यानी बैड एयर से कॉज होता है मलेरिया। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होनी चाहिए। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए जो रीज़न्स आपको आगे दिए गए उसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास, सबसे पहली चीज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ थी, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स किस तरह से हम करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास दो तरह की होती हैं जो अकॉर्डिंग टू बुक हमें बताई हुई है। फर्स्ट स्टेप हमारा किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, ऑब्जर्वेशन। और वो फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट और एनिमल बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन आपकी किसी प्लांट की मूवमेंट भी हो सकती है और किसी एनिमल का बिहेवियर भी हो सकता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है वो क्या है हमारे पास, वो नॉलेज है गेन थ्रू सेंसेस। अगर वो आपको आपके सेंसेस से आ रही है, 5 सेंसेस से, यानी साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड स्मेल से आ रही है, देखने से, सुनने से, चखने से, बोलने से, छूने से, सूंघने से, अगर आपकी वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से इनिशिएट हो रही है, आपके सेंसेस से, 5 सेंसेस से हो रही है, तो वो ऑब्जर्वेशन आपकी कहलाती है क्वालिटेटिव। ठीक है। दूसरी आपके पास है जो साइंटिफिक इक्विपमेंट से होती है, वो हमारे पास कहलाती है क्वांटिटेटिव। यानी आपने किसी शख्स को देखा, उसकी आंखें रेड हो रही थीं, उसको आपने टच किया तो वो गर्म हो रहा था, उसको फीवर हो रहा था, ये थी आपकी क्वालिटेटिव डिटेक्शन यानी ऑब्जर्वेशन जो आपने अपने सेंसेस से की, छू के की कि एक पेशेंट गर्म हो रहा है तो उसको बुखार हो रहा है, उसको फीवर हो रहा है। लेकिन आप जल्दी से गए और थर्मामीटर लेकर आए और आपने घड़ी देखी और उसका टेम्परेचर नोट किया, तो वो हो गई आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कि इसको इस वक्त 102 फीवर हो रहा है, 101 हो रहा है। तो ये आपकी आ गई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशन हुई। आप पल्स में उसकी मेजर कर रहे हैं कि कितने सेकंड में कितने बीट्स हो रही हैं पर सेकंड। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं दो तरह की ऑब्जर्वेशन में, एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 में फ्रेंच फिजिशियन ने, जिनका नाम था लॉरेन, उन्होंने स्टडी किया था कि एक पेशेंट जिसको मलेरिया हुआ हुआ था, जो मलेरिया हुआ हुआ पेशेंट था, उसका एक सैंपल लिया और उस मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल लेने के बाद उन्होंने उसको जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर छोटे छोटे टिनी क्रिएचर्स नज़र आए उन्हें। तो लॉरेन ने क्या किया कि उन टिनी क्रिएचर्स को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। लॉरेन ने क्या किया, उन टिनी क्रिएचर्स को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट कहाँ था, ब्लड में, किसके, मलेरियल पेशेंट के। और उसने क्या लिया था, मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया था। अब मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल में क्या चीज़ मिल गई, प्लाज्मोडियम। किसको मिल गई, लॉरेन को मिल गई। तो इस पैराग्राफ को भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलिए हाइपोथेसिस की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की कंपोनेंट है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का। क्या है, की कंपोनेंट, यानी जब तक आप अपने दिमाग में कोई चीज़ सोचेंगे नहीं, आप अपने दिमाग में कुछ ख्यालात आएंगे ही नहीं, तो आप उसको ना ऑब्जर्व करेंगे, ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, ना डिटेक्ट करेंगे, ना रीजनिंग देंगे। तो मेन चीज़ की कंपोनेंट क्या है, हाइपोथेसिस, यानी उस सोच का आपके दिमाग में आना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय द साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अब साइंटिस्ट जो भी बात करते हैं ना, वो किसी ना किसी रिटर्न फॉर्म में करते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में करेंगे, तो रिटर्न फॉर्म में करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को। तो उन्होंने कहा कि उनकी क्या इंटेलिजेंट गेस था मलेरिया के रिगार्डिंग कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये साइंटिस्ट ने कहा कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया की। उस पर रीजनिंग दी गई दो तरह की। अब रीजनिंग जो थी वो दो तरह की थी इस हाइपोथेसिस पे, एक इंडक्टिव रीजनिंग थी और एक डिडक्टिव रीजनिंग थी। अब हमारे पास जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है
वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है, जिसकी एग्जांपल क्या है स्पेसिफिक टू जनरल, कि हम कह रहे हैं ख़ास किस्म की फ़िश का नाम ले रहे हैं आपकी किताब के अंदर, स्पेसिफिक कर रहे हैं शार्क को, किसको कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं हम शार्क फिश को। लेकिन जनरली क्या है, शार्क भी एक फ़िश है, वेल भी एक फ़िश है, गोल्ड फिश भी एक फ़िश है, सब क्या है, एक फ़िश है। लेकिन हम उस जनरल में से एक स्पेसिफिक चीज़ उठा के ला रहे हैं, शार्क। हम ये कह रहे हैं कि हर फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, शार्क की बॉडी पे ऊपर भी स्केल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी सरफेस पे स्किन पे स्केल्स पाए जाते हैं। लेकिन हम उसे स्पेसिफिक एक शार्क की बात कर रहे हैं, सिर्फ सारी फिशेस की बात नहीं कर रहे। तो ये हमारी क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है। और डिटेक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक चले जाएं, क्या चले जाएं, अपोजिट इन्वर्स कर लें इंडक्टिव का, तो वो डिटेक्टिव हो जाएगा। कि इंडक्टिव में हम जा रहे थे स्पेसिफिक टू जनरल यानी शार्क टू फिश, अब हम जा रहे हैं डिटेक्टिव रीजनिंग में यानी जनरल टू स्पेसिफिक। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसमें डिटेक्टिव रीजनिंग में क्या आता है, इफ़ और देन आ जाता है आपकी स्टेटमेंट में। कैसे कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम क्या है, कॉज ऑफ मलेरिया है, तो हम क्या कहेंगे, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड बी प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए।